उठो हिंद के वीर सपूतों, अपने वतन का सम्मान करो। भारत माँ की धरती से शिक्षा का उद्गार करो। भारत माँ की धरती से शिक्षा का उद्गार करो। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य चुनिए ज्ञान से पर। तो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो दोस्तों, चलो आज की वीडियो कंटेंट को शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि इस वीडियो के टाइटल और थंबनेल पे देख ही चुके हैं कि आज की वीडियो क्लास 10 की एनसीईआरटी मैथ की प्रथम चैप्टर की वीडियो है। यानी कि आज से हम सभी अपने प्रथम चैप्टर की एनसीईआरटी मैथ की शुरुआत करने जा रहे हैं, जो कि है क्लास 10 की एनसीईआरटी की मैथ या एनसीईआरटी बेस्ड, जो कि यूपी बोर्ड में लागू है। ठीक है ना। तो दोस्तों, चलो बिना टाइम को वेस्ट करते हुए अच्छी प्रकार से हम लोग शुरुआत करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है यानी कि क्लास 10 की एनसीईआरटी मैथ में अपना है वास्तविक संख्याएं। ठीक है ना। प्रथम चैप्टर कौन सा है? प्रथम चैप्टर है वास्तविक संख्याएं। ठीक है ना। तो दोस्तों, इससे पहले हम सभी ने क्लास 9th में एक चैप्टर को कंप्लीट किया था। वो चैप्टर क्या था? वो चैप्टर हमारा था संख्या पद्धति का, जो कि क्लास 9 की एनसीईआरटी मैथ में प्रथम चैप्टर था। ठीक है ना। कौन सा? प्रथम चैप्टर था। तो उसमें हम लोगों ने दोस्तों संख्याओं के पूरे क्रम को अच्छी प्रकार से कंप्लीट किया था कि किन संख्याओं के मेल से कौन सी संख्याएं बनती हैं और किस प्रकार से हमारी पूरी संख्या पद्धति तैयार होती है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, उसी संख्या पद्धति की हमें आवश्यकता है हमें अपने पूरे चैप्टर के बेस को समझने के लिए, जो कि हमारा बेस है वास्तविक संख्याओं का। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, अपने टाइम को वेस्ट करते हुए हम लोग बिल्कुल अच्छी प्रकार से उन्हीं संख्या पद्धति को अच्छी प्रकार से समझेंगे, जिससे हमारा बेस क्लियर हो जाए। यानी कि हमारा एनसीईआरटी मैथ जो है क्लास 10 का, उसका प्रथम चैप्टर हो जाए। ठीक है ना। तो चलो दोस्तों, हम लोग अपने व्हाइट बोर्ड के माध्यम से उसको समझते हैं और आप लोग वीडियो को लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर ऐसे ही कंटेंट मिलते रहते हैं। ठीक है। तो चलो देखते हैं, क्योंकि दोस्तों हम लोग जानते हैं कि हमारा जो प्रथम चैप्टर है वो चैप्टर है वास्तविक संख्याओं का। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, वास्तविक संख्याएं कैसे बनती हैं, हम उनको बिल्कुल अच्छी प्रकार से और विस्तार से इस चैप्टर में देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। तो देखो दोस्तों, वे संख्याएं, ठीक है ना, वे संख्याएं जो परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं के मेल से बनती हैं, उन संख्याओं को हम बोलते हैं वास्तविक संख्याएं। क्या बोलते हैं? उनको हम बोलते हैं वास्तविक संख्याएं। हमने क्या कहा? हमने ये कहा कि वे संख्याएं जो परिमेय संख्याएं जो होती हैं, यानी कि जो परिमेय संख्याएं होती हैं उनके मेल से, और अपरिमेय संख्याएं जो होती हैं उनके मेल से जो संख्याएं बनेंगी, उन संख्याओं को हम बोलेंगे वास्तविक संख्याएं। ठीक है ना। हमने यही बताया। तो दोस्तों, इतनी सी छोटी सी परिभाषा से तो ये चैप्टर क्लियर होने वाला नहीं है। तो इसके लिए हमें पूरे स्ट्रक्चर को समझना पड़ेगा, जो कि हमारी संख्या पद्धति की स्ट्रक्चर है। तो आओ दोस्तों, यहाँ पे हम लोग अपने व्हाइट बोर्ड के माध्यम से उस पूरी संख्या पद्धति को समझ लेते हैं अच्छी प्रकार से, जिससे हमारा चैप्टर बिल्कुल अच्छी प्रकार से क्लियर हो सकेगा। ठीक है ना। तो आओ यहाँ पे हम लोग देखते हैं अपने इस स्ट्रक्चर को। ठीक है। तो आओ यहाँ पे देखते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे हम लोगों ने अपने इस
स्ट्रक्चर को ड्रा कर लिया है, जो कि है संख्या पद्धति का, ठीक है ना, जो कि हमने क्लास 9th में कंप्लीट किया था। अब उनकी हमें आवश्यकता है तो उनको हम लोग चिपकाट से देखते हैं, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे दोस्तों है संख्या पद्धति, ठीक है ना। यहाँ पे क्या है, संख्या पद्धति। दोस्तों संख्या पद्धति कैसे बनी है, इन छोटी छोटी संख्याओं के मेल से बनी है। तो हम लोग देखते हैं कि संख्या पद्धति कैसे बनी है। देखो दोस्तों यहाँ पे है शून्य, और ये है अपनी प्राकृतिक संख्याएं, ये है अपनी पूर्ण संख्याएं, ये ऋणात्मक संख्याएं, ये पूर्णांक संख्याएं, ये भिन्नात्मक संख्याएं, और ये भिन्नात्मक संख्याओं के समान पूर्णांक संख्याएं। इसके बाद अपना आता है परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, वास्तविक संख्याएं और काल्पनिक संख्याएं। इसके बाद अपने पूरे को मिला के बनता है संख्या पद्धति, ठीक है ना। यानी कि हम बताने का ये प्रयास कर रहे हैं कि जो अपनी यानी कि जो अपनी संख्या पद्धति है वो कैसे कैसे के मेल से बनी है, ठीक है ना, किन किन के मेल से बनी है, या यूं कह लीजिए कि संख्या पद्धति किन किन स्ट्रक्चर में टूटती जाती है, उनको हम लोग देख लेते हैं ना। तो दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इनको एक छोटे से साइड में लिख लेते हैं, फिर हम इनको विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं, और यहाँ पे लिखते भी जाएंगे और आप लोग अपने नोटबुक के अंदर नोट डाउन भी करते रहेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम पहले इस पूरे स्ट्रक्चर को एक साइड में कर लेते हैं, ठीक, फिर यहाँ पे हम यहाँ पे समझते हैं, ठीक है, चलो करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोगों ने अपने इस संख्या पद्धति को एक साइड में रख लिया है, और यहाँ पे हम लोग सबसे पहले ये समझने का प्रयास करते हैं, यानी कि हमारी जो संख्या पद्धति है, ये हमारी संख्या पद्धति कैसे बनती है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे जो इस संख्या पद्धति में जो संख्याएं हैं जिनके माध्यम से बनी है, उसको हम लोग एक एक क्लियर करके यहाँ पे उसकी डिफिनीशन यानी कि परिभाषा को भी लिखेंगे, ठीक है। तो चलो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हमारी जो संख्या पद्धति है वो यहाँ पे कैसे बन पाती है, ठीक है ना। अगर दोस्तों यहाँ पे जो संख्या पद्धति है इसको अगर हम ऊपर से देखेंगे तो भी मतलब समझ में आएगा, और नीचे से समझेंगे तो भी, ठीक है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हम लोग नीचे से देखते हैं। देखो दोस्तों यहाँ पे यानी कि हम सबसे पहले ये देख लेंगे कि किस प्रकार से बनी है, उसके बाद हम लोग इसको अच्छी प्रकार से इसकी डिफिनीशन और इसको समझेंगे कि कौन सी संख्याएं हैं, उसको फिर समझेंगे। पहले हम लोग यहाँ पे एक नज़र देखते हैं कि ये संख्या पद्धति कैसे बनी है, ठीक है ना, किसके मेल से। ओके, तो यहाँ पे देखो दोस्तों ये है परिमेय यानी कि प्राकृतिक संख्याएं, ठीक है। ये है अपना शून्य, ये है पूर्ण संख्याएं, और यहाँ पे ऋणात्मक संख्याएं हैं, ये है पूर्णांक संख्याएं, ये भिन्नात्मक संख्याएं, और ये भिन्नात्मक संख्याओं के समान ऋणात्मक पूर्णांक। ओके, फिर यहाँ पे है परिमेय संख्याएं, इसके बाद है अपरिमेय संख्याएं, इसके बाद अपना आता है वास्तविक संख्याएं, फिर आता है काल्पनिक संख्याएं, और फिर इसके बाद संख्या पद्धति, ठीक है ना। देखो दोस्तों यहाँ पे जो अपनी प्राकृतिक संख्या है, क्या है, जो अपनी प्राकृतिक संख्या है, जब हम, ठीक है ना, प्राकृतिक संख्या तो आप लोगों ने समझा क्या है, यानी कि जो गिनती की संख्याएं होती है उन्हीं को हम प्राकृतिक संख्याएं बोलते हैं, यानी कि जो गणना में प्रयुक्त होती है, ठीक ना, वे एक से अनंत तक होती हैं लगातार, ठीक, और सदैव पॉजिटिव दिशा में होती है, ठीक ना। देखो जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, अगर प्राकृतिक संख्याओं में हम शून्य को भी रख देते हैं, यानी कि जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं उनमें अगर हम जीरो को भी ऐड करते हैं, या प्राकृतिक संख्याओं के साथ जीरो को भी जोड़ देते हैं, ठीक है ना, जीरो को भी उसमें रख देते हैं, तो हमारी जो संख्या प्राप्त होगी, ठीक है ना, जीरो को रखने के बाद जो संख्या प्राप्त होगी वो संख्या होगी पूर्ण संख्या, ठीक, क्या प्राप्त होगी, वो पूर्ण संख्या प्राप्त होगी। ओके, इसके बाद ये है ऋणात्मक संख्याएं, क्या है, ऋणात्मक संख्याएं। जब हम ऋणात्मक संख्याएं जो हैं इनको जब हम पूर्ण संख्याएं जो हैं इनमें मिलाएंगे, यानी कि जो हमने प्राकृतिक संख्या और जीरो को मिलाया तो ये पूर्ण संख्या बनी। जब हम पूर्ण संख्या के साथ जब हम ऋणात्मक संख्या को ही जोड़ेंगे, यानी कि इकट्ठा करेंगे, जैसे यहाँ पे हमने प्राकृतिक संख्याओं के साथ जीरो को ऐड किया, यानी कि जोड़ा, उसमें शामिल किया, तो यहाँ पे हमारी पूर्ण संख्या बनी। उसी प्रकार से जब पूर्ण संख्या प्राप्त हो गई, उसके बाद हम जब पूर्ण संख्या में ऋणात्मक संख्याओं को जोड़ेंगे, उसमें भी ऐड करेंगे, तो हमारी नई संख्या प्राप्त होगी, जो होगी पूर्णांक संख्याएं, ठीक है ना। अब देखो क्या होती है, पूर्णांक संख्याएं तो प्राप्त हो गई, ठीक। इसके बाद यहाँ पे बचती है अपनी भिन्नात्मक संख्याएं, फिर भिन्नात्मक संख्याओं के समान जो ऋणात्मक पूर्णांक है वो बचे हैं। जब हम इन तीनों को, कौन तीनों को, पूर्णांक संख्याएं जो है इनको, भिन्नात्मक संख्याएं जो है इनको, और भिन्नात्मक संख्याओं के समान जो ऋणात्मक पूर्णांक हैं, इनको जब हम एक साथ इकट्ठा करते हैं, एक साथ रखते हैं, जैसे यहाँ पे हमने रखा प्राकृतिक संख्या में जीरो को जोड़ा पूर्ण बना संख्या, पूर्ण संख्या में जब ऋणात्मक जोड़ा तो पूर्णांक बना। उसी प्रकार से जब हम पूर्णांक संख्याएं, भिन्नात्मक संख्या और भिन्नात्मक संख्याओं के समान ऋणात्मक पूर्णांक हैं, उनको जब एक साथ इकट्ठा करते हैं तो हमारी एक नई संख्या बनती है, जो कि है परिमेय
संख्याएं, ठीक है, क्या बनती है, परिमेय संख्याएं प्राप्त हो जाती हैं। ओके, फिर इसके बाद यहाँ पे परिमेय संख्या प्राप्त हो गई तो यहाँ पे बचती हैं अपरिमेय संख्याएं, ठीक है, क्या बचती हैं, अपरिमेय संख्याएं। जब हम परिमेय संख्याओं को और अपरिमेय संख्याओं को एक साथ मिलाते हैं तब बनती है हमारी एक नई संख्या, वास्तविक संख्याएं। ओके, ठीक है। और जब वास्तविक संख्याओं के साथ हम काल्पनिक संख्याओं को भी मिलाते हैं तो हमारी बन जाती है संख्या पद्धति। ओके, ठीक है ना। तो यहाँ तक तो क्लियर हो गया कि संख्या पद्धति हमारी कैसी बनती है। ये तो हमने नीचे से देखा कि किस प्रकार से किसके किसके या किन किन संख्याओं के मेल से हमारी संख्या पद्धति बनी। अगर इसी को हम ऊपर से देखें किस प्रकार से बनी है या किस प्रकार से टूट के संख्याएं बनी हैं, ठीक है ना, तो यहाँ पे वो इस प्रकार से क्रम होगा कि जो अपनी संख्या पद्धति है वो सबसे पहले दो भागों में बढ़ती है। संख्या पद्धति कितनी भागों में बढ़ती है, सबसे पहले दो भागों में बढ़ती है। वो कौन कौन सी, एक वास्तविक संख्या जो है उनमें और एक काल्पनिक संख्या है, ठीक है ना। इतना तो क्लियर हो गया। जब इतना में बढ़ जाती है दो में, वास्तविक संख्याओं और काल्पनिक संख्याओं में, तो देखो दोस्तों जो काल्पनिक संख्याएं होती हैं वो उतने पे रह जाती हैं, उनके अब अदर कोई भाग नहीं बनते, यानी कि वो किसी अब दूसरे भागों में नहीं टूटती हैं। जैसे ये संख्याएं टूट रही हैं, ये इतने पे रह जाती हैं काल्पनिक संख्याएं, ठीक है ना, काल्पनिक संख्याएं उतने पे रह जाती हैं, उनके कोई भाग नहीं होते हैं। और जो वास्तविक संख्याएं होती हैं इनके दो भाग होते हैं, यानी कि इनके टूटते हैं, इनके नहीं टूटते, ये इतने पे रह जाते हैं। ओके, तो यहाँ पे जब वास्तविक संख्याएं जो टूटेंगी तो यानी कि दो भागों में टूटेंगी। वो कौन कौन से भाग हैं, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या। ओके, तो जिस प्रकार से काल्पनिक संख्या यहाँ पे थी इसके अब अदर दूसरे भाग नहीं हुए, नहीं टूटे कोई भी, वो उतने पे है। उसी प्रकार से यहाँ पे जो अपरिमेय संख्या है इसके भी कोई भाग नहीं होते हैं, ये भी इतने पे ही रहती है, वेरिएबल रहती है। ओके, इसके बाद जब ये वेरिएबल रहती है यानी कि उतने पे रहती है और ये भी जैसे है, ये जैसे है उसी प्रकार से ये भी है, तो हम क्या करते हैं, अब इनको भी छोड़ देते हैं उतने पे, जैसे इसको हमने छोड़ा इतने पे, तो अब हम परिमेय संख्याओं को लेकर चलते हैं क्योंकि इनके भाग टूट रहे हैं। ओके ना, तो परिमेय संख्याओं को जब हम तोड़ेंगे तो ये तीन भागों में टूटती हैं या तीन भागों में खंडित होती है। ओके, कौन कौन से, ये पूर्णांक संख्याएं, ये भिन्नात्मक संख्याएं और ये भिन्नात्मक संख्याओं के समान ऋणात्मक पूर्णांक। ओके, अच्छा, अब ये तो तीन भागों में टूट गया। अब उसी प्रकार से पूर्णांक जो भिन्नात्मक संख्याएं हैं, अब भिन्नात्मक संख्याओं के भी भाग करोगे तो आप समहर भिन्न, ठीक है ना, और जो भी दशमलव वाले भिन्न कई प्रकार की होती हैं तो वो भी टूटेंगी। लेकिन यहाँ पे हम सबको अलग अलग खंडित नहीं कर रहे हैं। ओके, क्योंकि हमें अपनी संख्या पद्धति को देखना है, तो ये भी टूटेंगी तो इनको भी उतने पे हम रख देते हैं पहले ना। और जो भिन्नात्मक संख्याओं के समान जो ऋणात्मक पूर्णांक हैं वो स्पेशली ये जो पूर्णांक संख्या है इनसे मिलकर बनी होती है, ठीक है ना, इनसे मिलकर बनी होती हैं, या यही संख्याएं भिन्नात्मक संख्याओं के समान ऋणात्मक रूप में लिखी होती हैं, ठीक है ना। तो ये तो उतने पे रह जाते हैं, इनके भी कोई भाग नहीं टूटते हैं। ओके, और जो भिन्नात्मक संख्याएं हैं इनके तो भाग बनते हैं। जैसे यहाँ पे परिमेय संख्याओं की देखोगे तो सम विषम, ठीक है ना, भाज्य अभाज्य उस प्रकार से टूटते हैं। तो इसी प्रकार से भिन्नात्मक संख्याओं के भी टूटते हैं, लेकिन इनको हमें उतने डिटेल में नहीं देखना है, ठीक है ना, यानी कि हमें स्ट्रक्चर को देखना है। तो देखो जो भिन्नात्मक संख्याएं होती हैं, अब ये भी इतने पे रह गई। अच्छा, इनको छोड़ते हैं इतने पे, क्योंकि जैसे हमने इनको छोड़ा था, जब उनके भाग नहीं टूट रहे हैं तो उनको छोड़ दिया उतने पे। जब इतना किया तो जो पूर्णांक संख्याएं हैं इनके दो भाग टूट रहे हैं, तो इनके यहाँ पे दो भाग हुए, एक पूर्ण संख्याओं का, एक ऋणात्मक संख्याओं का। ओके, और ऋणात्मक संख्याएं जो है ये भी इतने पे रह गई, इनके भी कोई अदर भाग नहीं हुए। और जो पूर्णांक संख्याएं हैं इनके दो भाग हुए, एक हुई प्राकृतिक संख्याएं और एक जीरो में टूट गया। जी हाँ, जीरो में। ओके ना, हाँ, तो जब इतने पे आ गया तो अब यहाँ पे प्राकृतिक संख्याओं के कोई भी भाग नहीं हुए और न तो जीरो के ही। तो इस प्रकार से यहाँ पे हमारी जो नींव है, ठीक है ना, संख्या पद्धति का जो नींव है वो हमारी प्राकृतिक संख्या है। ओके, और जब प्राकृतिक संख्या में जीरो को हम जोड़ते हैं तब हमारी पूर्ण संख्या बनती है। तो इसलिए यहाँ पे अब जीरो को तो क्या मानोगे, जीरो तो जीरो है ही, कुछ नहीं। जब प्राकृतिक संख्या के साथ जीरो को जोड़ते हैं तब नई संख्या उत्पन्न होती है ना। तो इसलिए यहाँ पे जो मूल आप मानोगे, इन संख्या पद्धति का जो मूल संख्या होगी वो प्राकृतिक संख्या ही होगी, ठीक है ना। तो यहाँ तक तो क्लियर हो गया कि किस प्रकार से संख्या पद्धति हमारी बनी है, या किस प्रकार से टूट टूट के हमारी संख्या पद्धति छोटे खंडों में या अपने छोटे रूप में किस प्रकार से प्राप्त होती है। ओके, ठीक, इतना तो हमने समझ लिया। अब यहाँ पे हम जो क्या करते हैं, जो संख्या पद्धति की जो संख्याएं हैं इनको अब हम विस्तार से, ठीक है ना, समझते हैं कि ये संख्याएं आखिर कैसे बनी और इनकी क्या परिभाषा होती है,
डिटेल में देखते हैं और इनकी परिभाषा भी साइड में देखते चलते हैं। ओके, ठीक है ना। तो चलो यहाँ पे हम इनकी परिभाषा के साथ इन संख्याओं को समझते हैं। तो चलो दोस्तों, अब हम इन जो हमारी संख्याएं हैं इनको एक एक करके डिटेल में समझते हैं। ओके, तो चलो यहाँ पे हम सबसे पहले नीचे से ही शुरुआत करते हैं, ठीक है ना। अपनी यानी कि जड़ वाली संख्या से, मूल वाली जो संख्या है, जो प्राकृतिक संख्या है, इन्हीं से शुरुआत करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम अपनी है जो प्राकृतिक संख्या, ठीक है ना, प्राकृतिक संख्या, अब इनसे हम स्टार्ट करते हैं। तो देखो दोस्तों, प्राकृतिक संख्या वे संख्याएं होती हैं, ठीक है ना। कौन सी? वे संख्याएं जो गिनती की संख्याएं होती हैं उनको हम बोलते हैं प्राकृतिक संख्याएं। क्या बोलते हैं? उनको हम बोलते हैं प्राकृतिक संख्याएं। या वे संख्याएं जो किसी वस्तु के गणना में प्रयुक्त होती हैं उनको हम बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। ओके, अच्छा, इतना दोस्तों में आ गया कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं। वे संख्याएं जो किसी वस्तु के गणना में प्रयुक्त होती हैं उनको हम प्राकृतिक संख्याएं बोलते हैं। या वे संख्याएं जो संख्याएं किसी वस्तु की गणना में प्रयुक्त होती हैं उनको हम बोलते हैं गिनती की संख्याएं, और उन्हीं गिनती की संख्याओं को हम बोलते हैं प्राकृतिक संख्याएं, ठीक है ना। इतना तो क्लियर हो गया। अब देखो, जो गिनती की संख्याएं होती हैं या प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, वे कहाँ से शुरू होती हैं दोस्तों? वे एक से शुरू होकर, कहाँ से? एक से शुरू होकर लगातार ऊपर की ओर धनात्मक दिशा में जाती हैं। कहाँ तक? अनंत तक, ठीक है ना। कहाँ से शुरू होकर? एक से शुरू होकर धनात्मक दिशा में लगातार ऊपर की ओर अनंत तक जाती हैं। उन संख्याओं को हम कहते हैं प्राकृतिक संख्याएं। क्लियर हो गया ना? क्लियर हो गया कि नहीं? क्लियर हो गया। क्लियर यह हो गया कि प्राकृतिक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो एक से शुरू होकर लगातार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 इस प्रकार से करके लगातार धनात्मक दिशा में ऊपर की ओर अनंत तक जाती हैं, ठीक है ना। या इस प्रकार से कर लीजिए कि 1 से लेकर अनंत तक की लगातार जो प्राकृतिक संख्याएं धनात्मक दिशा में होती हैं उनको हम बोलते हैं प्राकृतिक संख्याएं, ठीक है ना। क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्याएं। भाई आप यहाँ से ही समझ लो ना कि जैसे यहाँ पे ये अपनी होती है संख्या रेखा, ठीक है ना। एक सेकेंड, ये अपनी होती है संख्या रेखा, ठीक है ना। अब यहाँ पे बीच में जो होता है ये अपना 0 होता है। अब जब 0 होता है, क्योंकि जो 9th में आप लोगों ने देखा था उसी को हम रिवाइव कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो संख्याएं होती हैं, ठीक है ना, तो यही तो प्राकृतिक संख्याएं होती है ना। ये धनात्मक दिशा में चलती है या धनात्मक दिशा में होती हैं। कहाँ से? 1 से शुरू होकर अनंत तक होती है, ठीक है ना। ये यहाँ पे 0 को मत लीजिए, इसमें 0 के बाद से यहाँ पे शुरू होती है, ठीक है ना। उसी प्रकार से, ठीक है ना। तो इस प्रकार से यहाँ पे क्या हुआ? प्राकृतिक संख्याओं का हमें परिभाषा प्राप्त हो गया। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? अब हम इनको परिभाषा के रूप में लिख देते हैं। चलो लिखते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे हम लोगों ने प्राकृतिक संख्याओं की परिभाषा इस प्रकार से लिखी है। आप लोग देख लीजिए कि किसी वस्तु को गिनने के लिए जिन संख्याओं का प्रयोग करते हैं उन्हें गिनती की संख्याएं कहते हैं, और इसे ही प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। इन्हें इंग्लिश में नेचुरल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर बोलते हैं। और इनको कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं या कैपिटल एन से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे संख्याएं हैं 1 2 3 4 डैश डैश अनंत तक, ठीक है ना, वो भी धनात्मक दिशा में। ओके, तो यहाँ पे हुआ प्राकृतिक संख्याएं। अब हम आगे की ओर चलते हैं। अब यहाँ पे आगे की ओर हम क्या चलेंगे दोस्तों? जब हम यहाँ पे जो प्राकृतिक संख्याएं हैं उन्हें जब हम शून्य को भी जोड़ देते हैं तो हमारी बन जाती है पूर्ण संख्याएं, ठीक है ना। क्या बनती है? पूर्ण संख्याएं। तो यहाँ पे परिभाषा क्या बनती है पूर्ण संख्याओं की? कि वे संख्याएं जो 0 से शुरू होकर, कहाँ से? शून्य से शुरू होकर अनंत तक धनात्मक दिशा में जाती हैं उनको हम बोलते हैं पूर्ण संख्याएं। यानी कि वे संख्याएं जो प्राकृतिक संख्याओं के समान ही धनात्मक दिशा में जाती हैं। प्राकृतिक संख्याएं 1 से शुरू होकर अनंत तक जाती हैं, किंतु जो पूर्ण संख्याएं होती हैं वे 0 से शुरू होकर अनंत तक धनात्मक दिशा में जाती हैं। यानी कि जो पूर्ण संख्याएं होती है वे प्राकृतिक संख्याओं को ही फॉलो करते हुए उन्हीं के कदमों पर चलते हुए चलती हैं, ठीक है ना। फर्क केवल इतना है कि जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं वे 1 से शुरू होती हैं और पूर्णांक संख्या जो होती हैं वे 0 से ही शुरू हो जाती हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से यहाँ पे परिभाषा निकल के आती है कि वे संख्याएं जो 0 से शुरू होकर अनंत तक जाती हैं लगातार, ठीक है ना, धनात्मक दिशा में, उनको हम बोलते हैं पूर्ण संख्याएं। तो यहाँ पे हम परिभाषा लिख देते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे हम लोगों ने पूर्ण संख्याओं की परिभाषा इस प्रकार से लिख दी है। आप लोग देख लीजिए कि वे संख्याएं जो 0 से शुरू होकर प्राकृतिक संख्याओं के समान लगातार धनात्मक दिशा में चलती हैं उनको हम बोलते हैं यानी कि पूर्ण संख्याएं, और उनको इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर्स। क्या बोलते हैं?
होल नंबर्स और उनको कैपिटल डब्ल्यू से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना। किसे कैपिटल डब्ल्यू से प्रदर्शित करते हैं, जैसे यहाँ पे संख्याएं हैं 0 1 2 3 4 5 6 डैश डैश इनफाइनाइट तक, ठीक है ना। तो इस तरह से यहाँ पे पूर्ण संख्याओं को भी हमने सीख लिया। हमने क्या सीखा, हमने पूर्ण संख्याओं को भी सीखा। हमने यहाँ पे सबसे पहले प्राकृतिक संख्याओं और जीरो को मिला के पूर्णांक यानी कि पूर्ण संख्याओं को बनाया, ठीक है ना, उसी को हमने सीखा। अब यहाँ पे हम आगे की ओर चलते हैं। हमारे सामने है ऋणात्मक संख्याएं। क्या है, ऋणात्मक संख्याएं। देखो दोस्तों, ऋणात्मक संख्याएं वे होती हैं जो प्राकृतिक संख्याओं के समान होती हैं, लेकिन वे ऋणात्मक दिशा की ओर चलती हैं, ठीक है, और ऋणात्मक होती हैं, उनको हम बोलते हैं ऋणात्मक संख्याएं। जैसे जैसे दोस्तों हम लोगों ने क्लास 9th में देखा था कि मान लीजिए ये अपनी संख्या रेखा हो गई, क्या हो गई, ये अपनी संख्या रेखा है, ठीक है ना, और यहाँ पे अपना मध्य में होता है 0 यहाँ पे। तो जो हमारी प्राकृतिक संख्या होती है वे धनात्मक दिशा में की ओर चलती हैं, जैसे 1 2 3 4 5 इस प्रकार से इनफाइनाइट तक। उसी प्रकार से जो अपनी जो यहाँ पे ऋणात्मक संख्याएं होती हैं, हम लोगों ने क्लास 9th में देखा था, वे सदैव ऋणात्मक दिशा की ओर, जैसे -1 -2 -3 -4 -5 इस प्रकार से डैश डैश अनंत तक ये भी चलती हैं, ठीक है ना। कहाँ तक, अनंत तक चलती हैं, लेकिन ये सदैव ऋणात्मक दिशा में चलती हैं। और दोस्तों यहाँ पे एक खास बात ये है कि जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं वे शुरू से चलना शुरू करेंगे तो वे सदैव धनात्मक दिशा में बड़ी होती जाएंगी, लेकिन जो ऋणात्मक संख्याएं हैं वे जब यहाँ हम -1 से चलना शुरू करेंगे तो वे जब ऋणात्मक दिशा में जब आगे की ओर बढ़ेंगी तो वे सदैव छोटी होती चली जाएंगी, एक दूसरे से छोटी होती चली जाएंगी, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे कंडीशन है इनका, ठीक, क्या कंडीशन है कि ऋणात्मक संख्याएं जब ऋणात्मक दिशा में आगे की ओर बढ़ेंगी तो सदैव एक दूसरे से छोटी होती जाएंगी, जबकि प्राकृतिक संख्याएं जो धनात्मक दिशा में चलती हैं वे सदैव जब आगे यानी कि जब आगे बढ़ेंगी तो ये सदैव एक दूसरे से बड़ी होती जाएंगी, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे खास कंडीशन है इन दोनों का। अगर यहाँ पे देखा जाए तो प्राकृतिक संख्या में सबसे छोटी संख्या 1 होती है और ऋणात्मक संख्या में सबसे बड़ी संख्या -1 होती है, इसके बाद सब छोटी होती चली जाएंगी। तो यहाँ पे तो क्लियर हो गया, कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। हमें उम्मीद है कि आप लोग अच्छे प्रकार से समझ रहे होंगे। ओके, तो यहाँ पे ऋणात्मक संख्याएं भी हमें समझ में आ गई है। अब चलो यहाँ पे हम इनकी परिभाषा को भी लिख देते हैं, ठीक। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोगों ने ऋणात्मक संख्याएं जो हैं उनकी परिभाषा को इस प्रकार से स्पष्ट किया है कि वे संख्याएं जो प्राकृतिक संख्याओं के समान किंतु ऋणात्मक दिशा में चलती हैं, जैसे -1 -2 -3 -4 -5 -6 डैश इनफाइनाइट तक, उनको हम बोलते हैं ऋणात्मक संख्याएं, ठीक है ना। तो जहाँ पे ऋणात्मक संख्याएं भी क्लियर हो जाती हैं, अब हम चलते हैं अगले की ओर। तो अगला यहाँ पे यह है दोस्तों कि हमने क्या सीखा, हमने सीखा प्राकृतिक संख्याओं और जीरो को मिलाकर पूर्ण संख्याओं को। इसके बाद हमने ऋणात्मक संख्याओं को भी सीखा कि ऋणात्मक संख्याएं कैसे बनती हैं या कौन सी संख्याएं होती हैं। जब इतना हमने क्लियर किया तो अब हम जब पूर्ण संख्याएं जो है उनको मिलाएंगे और ऋणात्मक संख्याओं को जब एक साथ इकट्ठा कर देंगे, ठीक है ना, जब एक साथ उनको रख देंगे तो जो संख्या वो बनेगी पूर्णांक संख्याएं। क्या बनेगी, वो बनेगी पूर्णांक संख्याएं। तो पूर्णांक संख्याएं किन किन के मेल से बनी, वे संख्याएं जो पूर्ण संख्याओं और, ठीक है ना, वे संख्याएं जो पूर्ण संख्याओं, ठीक है ना, किसके, ये पूर्ण संख्याओं और ऋणात्मक संख्याओं के मेल से बनती हैं, उनको हम बोलते हैं पूर्णांक संख्याएं। तो यहाँ पे तो क्लियर हो गया। तो पूर्णांक संख्याओं के अंतर्गत कौन कौन सी संख्याएं आएंगी, पूर्णांक संख्याओं के अंतर्गत पूर्ण संख्याएं और नेगेटिव जो यानी कि जो नकारात्मक संख्याएं, ये जो हैं ऋणात्मक संख्याएं, ये संख्याएं इसके अंतर्गत आएंगी, ठीक है ना। यानी कि इन्हीं के मेल से हमारी जो संख्या बनेगी ये पूर्णांक संख्या बनेगी। तो हम यहाँ पे परिभाषा को लिख देते हैं। चलो यहाँ पे परिभाषा को लिखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोगों ने आगे की संख्याओं को बना लिया है, यानी कि जो हमारी यहाँ पे पूर्णांक संख्याएं हैं उनको हम लोगों ने पूर्ण संख्याओं और ऋणात्मक संख्याओं के मेल से बना दिया। तो यहाँ पे उसकी परिभाषा हमने क्या लिखी, हमने उसकी परिभाषा इस प्रकार से लिखी कि वे संख्याएं जो पूर्ण संख्याओं और ऋणात्मक संख्याओं के मेल से बनती हैं उनको हम बोलते हैं पूर्णांक संख्याएं, ठीक है ना। और इनको इंग्लिश में बोलते हैं इंटीजर्स। क्या बोलते हैं, इंटीजर्स। और इन्हें कैपिटल आई से या कैपिटल जेड से प्रदर्शित करते हैं या डिनोट करते हैं, ठीक है ना। और वे संख्याएं इस प्रकार से हैं जैसे -1 -2 -3 -4 0 1 2 3 4 5 6 डैश इनफाइनाइट तक, ठीक है ना। तो इस प्रकार से जो संख्याएं हैं वे कौन सी संख्याएं कहलाएंगी, वे संख्याएं कहलाएंगी पूर्णांक संख्याएं, ठीक है ना।
इसे ये स्पष्ट होता है कि पूर्णांक संख्याओं के अंतर्गत कौन कौन सी संख्याएं आएंगी, वे आएंगी पूर्ण संख्याएं, ऋणात्मक संख्याएं, ठीक है ना। और क्योंकि पूर्ण संख्याएं जो प्राकृतिक संख्याएं जीरो से मिलकर बनी है तो ये भी तो उसमें आएंगी ही, ठीक। तो इस प्रकार से मैं क्लियर हो गया। अब हमें उम्मीद है कि आप सभी को अच्छी प्रकार से क्लियर हो रहा होगा, ठीक है ना। तो आप लोग पहले इधर का स्क्रीनशॉट लें, फिर यहाँ पे आगे की ओर हम बढ़ते हैं, ठीक। तो मित्रों यहाँ पे हम लोग अब आगे की ओर चलते हैं। अब हमारे सामने हैं अगली संख्याएं। अगली संख्याएं कौन है? यहाँ पे भिन्नात्मक संख्याएं हैं और भिन्नात्मक संख्याओं के समान ऋणात्मक पूर्णांक है। ओके, अब हम इनको देखते हैं कि ये क्या है। ओके, तो दोस्तों यहाँ पे जो भिन्नात्मक संख्याएं हैं, ये भिन्नात्मक संख्याएं क्या होती हैं? तो दोस्तों भिन्नात्मक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो p बटा q के रूप में लिखी जा सकती हैं तथा जहां p तथा q दोनों धनात्मक होने चाहिए और q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। उन अगर जो इस स्थिति को जो संख्याएं फॉलो करती हैं उनको हम बोलते हैं भिन्नात्मक संख्या या भिन्न। क्या बोलते हैं? भिन्नात्मक संख्या या भिन्न, ठीक है ना। तो वे संख्याएं कौन सी हो सकती हैं? वे संख्याएं इस प्रकार से हो सकती हैं जैसे कि 1 बटा के 2 हो गया, 3 बटा के 4 हुआ, 5 बटा के 9 हुआ, ठीक है ना, 1 बटा के 18 हुआ। तो इस प्रकार की जो संख्याएं हैं वे कहलाती हैं भिन्नात्मक संख्या या भिन्न। कैसे? वे यहाँ पे जो p बटा q के रूप में जो संख्या यानी कि p बटा q जो होना चाहिए ये p बटा q के रूप में होनी चाहिए। तो यहाँ पे ये p बटा q के रूप में है और q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो q का मान यहाँ पे जो है यानी कि जो p है वे अंश को दर्शाता है, q यहाँ पे जो है वो हर को दर्शाता है। तो किसी में भी देख लीजिए दोस्तों, जो p है p का मान ये ऊपर दिख रहा है और q का मान जो है नीचे दिख रहा है, 2 4 9 18। तो इस प्रकार की जो संख्या है क्या q का मान 0 के बराबर है क्या? नहीं है। q का मान क्या है? यहाँ पे तो 2 है q का मान, यहाँ पे 4 9 है, यहाँ पे 18 है। तो क्या है 0 के बराबर है क्या? 0 के बराबर नहीं है इनके मान जो हर के मान हैं। जब 0 के बराबर नहीं है तो क्या होंगी? तब ये होंगी भिन्नात्मक संख्याएं या भिन्न। ओके, तो यहाँ पे क्लियर हो गया। हमें भिन्न संख्याएं जो है उनकी परिभाषा इस प्रकार से मिलती है कि वे संख्याएं जिनको हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं तथा जहाँ p तथा q दोनों धनात्मक होने चाहिए, ठीक है ना, जो अंश और हर है, तथा जो q का मान होगा वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसी परिभाषा को हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमने भिन्न संख्याओं की परिभाषा को इस प्रकार से दर्शाया है कि वे संख्याएं जो p बटा q के रूप में लिखी जा सकती हैं जहाँ p तथा q दोनों धनात्मक होते हैं तथा q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, उनको हम बोलते हैं भिन्न संख्या या भिन्नात्मक संख्याएं। जैसे यहाँ पे है 1 बटा के 2, 3 बटा के 4, 8 बटा के 9, 5 बटा के 11 और डैश अनंत। ओके, तो यहाँ पे ये संख्याएं कहलाती हैं भिन्न संख्याएं, ठीक है। तो भिन्न संख्याएं क्लियर हो गया। अब यहाँ पे हम चलो आगे की ओर चलते हैं। अब हमारे सामने है भिन्नात्मक संख्याओं के समान जो ऋणात्मक पूर्णांक होते हैं। ओके, ठीक है ना। तो देखो सो भिन्नात्मक संख्याओं के समान जो ऋणात्मक पूर्णांक होते हैं वे स्पेशली पूर्णांक संख्याओं से ही बने होते हैं या स्पेशली पूर्णांक संख्याएं ही p बटा q के रूप में भिन्न के समान लिखी जाती हैं, ठीक है ना। जहाँ जो भिन्नात्मक संख्याओं के समान ऋणात्मक पूर्णांक हैं वे ऋणात्मक होते हैं, लेकिन जो भिन्नात्मक संख्याएं हैं वे धनात्मक होते हैं दोनों p बटा q के रूप में, ठीक है ना। हमने क्या कहा? हमने ये कहा दोस्तों कि भिन्नात्मक संख्याओं के समान जो ऋणात्मक पूर्णांक होते हैं वे भिन्न के समान ही लिखे जाते हैं। भिन्न जो होते हैं वे सदैव धनात्मक होते हैं, लेकिन ये जो इनके मान है p बटा q के रूप में वे ऋणात्मक होते हैं। क्या होते हैं? ऋणात्मक होते हैं, ठीक है ना। तो देखो जो भिन्नात्मक संख्याएं हैं इनको हम इनका जो मान है वे भी q बराबर 0 नहीं होना चाहिए और इसका मान भी q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। ये तो सेटिस्फाइड करते हैं, लेकिन जो हमें मेन कहना चाहते हैं कि जो भिन्नात्मक संख्याओं के समान ऋणात्मक पूर्णांक हैं वे पूर्णांक संख्याएं ही होती हैं या इन्हीं को p बटा q के रूप में यानी कि भिन्नात्मक संख्याओं के समान लिख दिया जाता है, ठीक है ना। तो वही ये संख्याएं हैं या इसी से उत्पन्न होकर बनी है या मेन रूप से यही p बटा q के रूप में लिखी गई है भिन्न के समान। ओके, तो यहाँ से तो ये क्लियर हो जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? यहाँ पे हम परिभाषा के रूप में लिख देंगे कि वे संख्याएं जो भिन्नात्मक संख्याओं के समान लिखी जाती हैं किंतु वे ऋणात्मक होती हैं जहां q p या q का मान जो होगा वो ऋणात्मक हो सकता है और q का मान 0 के बराबर नहीं होता है, उनको हम बोलते हैं ऋणात्मक संख्याओं के समान ऋणात्मक पूर्णांक। तो यहाँ पे हम परिभाषा लिख देते हैं।
तो दोस्तों यहाँ पे हमने भिन्नात्मक संख्याओं के समान जो ऋणात्मक पूर्णांक होते हैं उनकी परिभाषा को इस प्रकार से दर्शाया है कि वे संख्याएं जो भिन्नों के समान किंतु ऋणात्मक होते हैं उनको हम बोलते हैं भिन्नात्मक संख्याओं के समान ऋणात्मक संख्याएं या ऋणात्मक पूर्णांक, ठीक है ना, जहां p बटा q, ठीक है, ऋणात्मक होते हैं तथा q का मान 0 के बराबर नहीं होता है, जैसे -1/2, 3/-8 और 9/21, ठीक है। चाहे यहाँ पे जो अंश है वो ऋणात्मक हो या हर ऋणात्मक हो या दोनों ऋणात्मक हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना, लेकिन ये ऋणात्मक होते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पे परिभाषा इसकी क्लियर हो गई। अब चलो आगे क्यों चलते हैं। अब यहाँ पे है दोस्तों हमारी अगली संख्याएं। जब हम पूर्णांक संख्याएं जो इनको भिन्नात्मक संख्याएं इनको और भिन्नात्मक संख्याओं के समान ऋणात्मक पूर्णांक हैं, इन तीनों को एक साथ मिला देते हैं, तब हमारी जो अगली संख्या प्राप्त होती है परमेय संख्या। क्या होती है? परमेय संख्याएं, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे एक खास कंडीशन ये है कि जो भिन्नात्मक संख्याओं के समान जो ऋणात्मक पूर्णांक हैं ये स्पेशली पूर्णांक संख्याओं से ही मिलकर बने होते हैं। क्या यही संख्याएं p बटा q के रूप में भिन्नों के समान ऋणात्मक होते हुए लिखी जाती हैं। तो इनको यहाँ पे, ठीक है ना, छोड़ दिया जाता है, इनको नहीं लिया जाता है, ठीक। वैसे इनको लेना चाहिए लेकिन यहाँ पे इनको छोड़ दिया जाता है क्योंकि ये इन्हीं से बने होते हैं, ठीक है। तो इस पर विशेष ध्यान नहीं दिया जाता है और इन्हीं पूर्णांक संख्याएं जो इनको भिन्नात्मक संख्याएं ये हैं, इन्हीं दोनों को मिला के लिख दिया जाता है कि इन्हीं से परमेय संख्याएं बनती है, लेकिन इनको भी लेना चाहिए, ठीक है ना, इसको भी लेना चाहिए। ओके, तो चलो हम लोग भी क्या करते हैं, अब इन्हीं के मेल से लिखते हैं कि परमेय संख्या बनती है, ठीक ना। पूर्णांक संख्या जो है इनके और भिन्नात्मक संख्या है इनके मेल से जो संख्याएं बनेंगी उनको हम बोलेंगे परमेय संख्याएं, लेकिन इसको भी लेना चाहिए। तो चलो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि ये स्पेशली इन्हीं से बने होते हैं, यही p बटा q के रूप में यहाँ पे लिखे जाते हैं, ठीक। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि पूर्णांक संख्याएं और भिन्नात्मक संख्याएं मेल से जो बनेंगी उनको हम बोलेंगे परमेय संख्याएं, ठीक है ना। जब इतना हो गया तो परमेय संख्याओं की एक स्पेशली परिभाषा इस प्रकार से निकल कर आ जाती है कि वे संख्याएं जिनको हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं तथा जहां p तथा q दोनों पूर्णांक होने चाहिए तथा q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, उनको हम बोलेंगे परमेय संख्याएं। उनको क्या बोलेंगे? उनको हम बोलेंगे परमेय संख्याएं, ठीक है ना। तो यही परमेय संख्याओं की परिभाषा को हम यहाँ पे व्हाइट बोर्ड पे लिख देते हैं, ठीक है ना। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोगों ने परमेय संख्याओं की परिभाषा को अच्छी प्रकार से यहाँ पे नोट डाउन कर दिया है कि वे संख्याएं जिन्हें p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां p तथा q दोनों पूर्णांक होते हैं और q का मान 0 के बराबर नहीं होता है, उनको हम बोलते हैं परमेय संख्याएं। जैसे 1/2 -18/20 9/20 -20/27 इस प्रकार की संख्याओं को परमेय संख्याएं बोलते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसके कहने का मतलब ये हुआ कि q जो यहाँ p तथा q जो होंगे वो दोनों पूर्णांक होने चाहिए और q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। दोस्तों अब यहाँ पे हम कोई भी मान यहाँ पे जैसे यही दिया है, अब इन्हीं को लेके हम चेक कर लेते हैं। जैसे 1/2 गए तो हमने लिया दोस्तों 1/2, तो इसका मतलब हुआ ना p बटा q के रूप में होना चाहिए इनको, ठीक है ना, p बटा q के रूप में इनको होना चाहिए और जहाँ p तथा q दोनों पूर्णांक होने चाहिए। तो ये बताइए दोस्तों यहाँ पे 1 क्या है और 2 क्या है? ये भी पूर्णांक है, ठीक है ना, पूर्णांक है और ये भी पूर्णांक है। कैसे पूर्णांक? ये संख्याएं होती थी ना जिनके अंतर्गत प्राकृतिक संख्या और 0 के मेल से जो पूर्ण संख्याएं बनी हैं वो और ऋणात्मक संख्या, यानी कि पूर्ण संख्याएं और ऋणात्मक संख्याएं जिनके अंतर्गत विद्यमान होनी चाहिए। तो क्या है? पूर्ण संख्या है कि नहीं? एक क्या है? एक पूर्णांक संख्याओं के अंतर्गत आएगा कि नहीं आएगा? तो आएगा कि नहीं आएगा? तो इस प्रकार से ये पूर्णांक संख्याएं हैं और q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो ये बताइए जो यहाँ पे 1/2 है, तो जो 2 है क्या 2 बराबर 0 है? क्या 2 के बराबर 0 है? नहीं है, 2 के बराबर 0 नहीं है। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे परमेय संख्याएं हैं, यानी कि परमेय संख्याओं की कंडीशन को फॉलो कर रही हैं, ठीक है ना। उसी प्रकार से जब हम -18/20 को देखते हैं, -18/20 जब हम इसको चेक करेंगे तो क्या होगा? जब हम इसको करेंगे p बटा q के रूप में क्या होंगी? -18 क्या है? ये भी पूर्णांक है। 20 क्या है? ये भी पूर्णांक है। और क्या 20 के बराबर 0 है? क्या 0 नहीं है। तो ये यहाँ पे परमेय संख्याओं की कंडीशन को फॉलो करती हैं, ठीक है ना। इसी प्रकार से 9/20 ले लो, ये भी यहाँ पे क्या है? ये भी परमेय संख्याएं हैं क्योंकि ये दोनों पूर्णांक है और 20 बराबर 0 नहीं है, ठीक। इसी प्रकार से -21/27 -21/27, ठीक है ना। ये क्या है? -21 भी पूर्णांक है और -27 भी पूर्णांक है। क्या -27 के बराबर 0 है? क्या नहीं है, ठीक है।
इस प्रकार से ये भी परिमेय संख्याओं को फॉलो, यानी कि परिमेय संख्याओं की कंडीशन को फॉलो करती हैं, इसलिए परिमेय संख्या। ओके, तो हमें उम्मीद है कि आप सभी को परिमेय संख्या बिल्कुल अच्छी प्रकार से क्लियर हो गई होंगी, ठीक ना। अब यहाँ पे प्लीज आप लोग इतने पहले नोट डाउन करें, फिर यहाँ पे हम आगे की ओर चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे अब आगे की ओर हम चलते हैं। अब हमारे सामने अगली संख्या है, वो संख्याएं क्या हैं? वे हैं एक अपरिमेय संख्या, वास्तविक संख्याएं, काल्पनिक संख्याएं और संख्या पद्धति, ठीक है। अब यहाँ पे हम चलते हैं अपरिमेय संख्याओं की तरफ, ठीक है। यहाँ पे है अपरिमेय संख्या। हमने दोस्तों परिमेय संख्याओं की परिभाषा को और परिमेय संख्याओं को अच्छी प्रकार से समझा, और हम अब समझते हैं अपरिमेय संख्याओं को। देखो दोस्तों, अपरिमेय संख्या क्या होती हैं? वे संख्याएं, ठीक है ना, वे संख्याएं जिनको हम पी बीटा क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, ठीक है, उनको हम बोलते हैं अपरिमेय संख्याएं, जहां पी तथा क्यू दोनों पूर्णांक होने चाहिए तथा क्यू के बराबर 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब ये तो बात हुई कि जो परिमेय संख्या है उनके विपरीत अपरिमेय संख्या की परिभाषा बनती है, ठीक है ना। परिमेय संख्या की परिभाषा थी कि वे संख्या जिनको हम पी बीटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहां पी तथा क्यू दोनों पूर्णांक हो तथा क्यू का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। और अपरिमेय संख्याएं हैं कि वे संख्याएं जिनको हम पी बीटा क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, ठीक है ना, जहां पी तथा क्यू दोनों पूर्णांक हो और क्यू के बराबर 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये यहाँ पे परिमेय संख्याओं की परिभाषा हो गई, यानी कि सॉरी अपरिमेय संख्याओं की परिभाषा हो गई परिमेय संख्याओं के विपरीत, ठीक। तो देखो अब अपरिमेय संख्याओं में हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पे इसकी परिभाषा हुई कि इनको हम पी बीटा क्यू के रूप में नहीं लिख सकते, ठीक ना, उनको बोलते हैं अपरिमेय संख्याएं। जैसे जैसे यहाँ पे हो गया √2 हुआ, √3 हुआ, √5 हुआ, पाई हुआ, ठीक है ना। फिर इसके बाद हो गया 0.1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 डेडेस। तो इस प्रकार की संख्याएं जो हैं उनको हम बोलेंगे अपरिमेय संख्याएं। अब आप कहोगे कैसे? तो ऐसे कि हम इनको पी बीटा क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, इसलिए इनको हम बोलते हैं अपरिमेय संख्याएं। अब आप लोग कहोगे कि भैया इनको तो हम इनके बटा एक करके इनको तो हम पी बीटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन कैसे लिख पाओगे? नहीं लिख पाओगे दोस्तों। ये यहाँ पे जो लिखा गया है ये गलत है। कैसे गलत है? वैसे गलत है कि अपरिमेय संख्याओं की परिभाषा है कि वे संख्याएं जिनको हम पी बीटा क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, जहां पी तथा क्यू दोनों पूर्णांक होने चाहिए। तो ये बताओ दोस्तों, दोनों पूर्णांक होने चाहिए ना, तो ये बताओ यहाँ पे क्या √2 पूर्णांक है क्या, √3 पूर्णांक है क्या, √5 पूर्णांक है क्या, या पाई पूर्णांक है क्या? ये पूर्णांक हैं। आपने देखा था पूर्णांक की परिभाषा, तो क्या ये पूर्णांक की परिभाषा के अंतर्गत आ रहे हैं? पूर्णांकों में आ रहे हैं क्या? नहीं आ रहे हैं, ठीक है ना। जबकि जो नीचे आप लिखे हो 1 1 1 ये पूर्णांक है, ये पूर्णांक है, लेकिन ये पूर्णांक नहीं है। जब एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक नहीं है, तो क्या हम उसको क्या कहेंगे? उसको हम परिमेय संख्या, यानी कि उसको हम क्या कहेंगे? कभी उसको हम बोल पाएंगे कि ये दोनों पूर्णांक है? नहीं, केवल एक पूर्णांक है, तो इसलिए हम इनको पी बीटा क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं। अगर दोनों होता पूर्णांक तो हम इनको पी बीटा क्यू के रूप में लिख देते, ठीक है ना। क्या करते? इनको हम पी बीटा क्यू के रूप में लिख देते, लेकिन ये तो पूर्णांक है ही नहीं, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पे अपरिमेय संख्याएं हो गया। अगर यहाँ पे ये भी पूर्णांक होता, जैसे यहाँ पे नीचे वाला है, तो ये भी क्या होता? ये पी बीटा क्यू के रूप में लिखा जाता, ठीक है ना, लेकिन ये लिखा ही नहीं जाएगा क्योंकि ये पूर्णांक है ही नहीं, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पे ये अपरिमेय संख्याएं हो गई। हमें उम्मीद है कि आप लोगों को अपरिमेय संख्याएं स्पष्ट हो रही होंगी, ठीक है ना, कंफ्यूज नहीं होगा। उसी प्रकार से यहाँ पे जो है 0.10 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 डेडेस, ठीक ना, यानी कि इनफाइनाइट अनंत तक। तो ये बताओ दोस्तों, यहाँ पे ये जो संख्याएं हैं इनका कोई अंत नहीं है, ठीक है ना, इनका कोई अंत नहीं है, ये निश्चित नहीं हो पा रही हैं, यानी कि इनका जो क्रम है, इनका क्रम बदलता जा रहा है। अगर एक ही क्रम होता, ठीक है, एक ही क्रम का बार बार लिखा जाता या बार बार रिवाइव होता तो हम उनको बोलते परिमेय संख्या। लेकिन ये तो एक सीमित, एक निश्चित संख्या तो फॉलो कर ही नहीं रही हैं, ये बढ़ती जा रही हैं, बढ़ती जा रही हैं। तो क्या हम इनको परिमेय संख्या कहेंगे क्या? कभी नहीं कहेंगे। इसलिए यहाँ इनको हम अपरिमेय संख्याओं के अंतर्गत इनको रखते हैं, क्योंकि इनका लिमिट नहीं है, ये कहाँ तक जाएंगे कोई तथा नहीं इनका, इसलिए इनको भी अपरिमेय संख्याओं के अंतर्गत रखा गया है, ठीक ना।
हमें उम्मीद है कि आप लोगों को अपरिमेय संख्याओं की परिभाषा अच्छी प्रकार से क्लियर हो गई। अगर कोई पूछेगा तो आप लोग अपरिमेय संख्याओं में कंफ्यूज नहीं होंगे, अच्छी प्रकार से अपरिमेय संख्याओं को क्लियर कर देंगे दूसरे के सामने, ठीक है ना। तो इस प्रकार से अपरिमेय संख्या होंगी। अब चलो हम इनकी परिभाषा को बोर्ड पे लिख देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोगों ने अपरिमेय संख्याओं की परिभाषा को इस प्रकार से लिख दिया है कि वे संख्याएं जिन्हें p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है उन्हें अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। जैसे √2, √3, √5 पाई, ठीक ना, इस प्रकार डैश अनंत तक ये जो संख्याएं आती हैं इस प्रकार की उनको हम बोलते हैं अपरिमेय संख्या, ठीक है। यहाँ पे अपरिमेय संख्याएं भी आप लोगों के सामने क्लियर हो गई। अब चलो हम आगे की ओर चलते हैं, ठीक है ना। तो अब हम अगली संख्याओं की ओर चलते हैं, ठीक है ना। तो हमने कहाँ तक सीख लिया दोस्तों, हमने ये सीख लिया कि जो प्राकृतिक संख्याएं और जीरो हैं उनको मिला के पूर्ण संख्याएं बनी, और जो पूर्ण संख्याएं हैं इनको और ऋणात्मक संख्याओं को मिलाकर पूर्णांक संख्याएं बनी, और ऋणात्मक संख्याएं जो थी उनको भी हम लोग जाना, और ऋणात्मक संख्याओं के समान जो ऋणात्मक पूर्णांक थे उनको भी हम लोगों ने अच्छी प्रकार से जाना। जब क्योंकि मेल से हमने बनाया तो अपरिमेय संख्याएं बनेगी, ठीक ना। और अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं उनको भी हम लोगों ने अभी भी जाना क्या होती हैं। अब हम क्या करते हैं, हमारी अगली संख्या है जब हम परिमेय संख्याओं को और अपरिमेय संख्याओं को मिलाते हैं एक साथ, जैसे इन सबको मिला रहे थे उसी प्रकार से जब इन दोनों को मिलाएंगे परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं को, तब हमारी जो अगली संख्या बनेगी वो बनेगी वास्तविक संख्या। क्या बनेगी, वास्तविक संख्या बनेगी, जो कि हमारा चैप्टर जिस पर पेश है वो संख्याएं बन जाएंगी, ठीक है ना। तो क्या बनेगी, परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं के मेल से वास्तविक संख्याएं बनेंगी, ठीक है। तो हम परिभाषा क्या लिखेंगे वास्तविक संख्याओं की, हम परिभाषा लिख देंगे कि वे संख्याएं जो परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं के मेल से बनती हैं उन संख्याओं को बोलते हैं वास्तविक संख्याएं, ठीक है ना। क्या बोलेंगे, वास्तविक संख्याएं, जिसके अंतर्गत परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं दोनों होंगी। क्या होंगी, दोनों होंगी, ठीक। तो इसकी परिभाषा हम बोर्ड पर इस प्रकार से लिखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोगों ने वास्तविक संख्याओं की परिभाषा को इस प्रकार से लिखा कि वे संख्याएं जो परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं के मेल से बनती हैं उनको हम बोलते हैं वास्तविक संख्याएं। जैसे 1/2 √2 -9/18 √5 -8/30 इस प्रकार की जो संख्याएं हैं उनको हम बोलते हैं वास्तविक संख्याएं। यानी कि वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं दोनों प्रकार की संख्याएं आती हैं, आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोगों ने वास्तविक संख्याओं तो क्लियर कर लिया है। अब हम आगे की ओर चलते हैं, ठीक है ना। अब हम आगे की ओर चलेंगे अपनी काल्पनिक संख्याओं की तरफ, ठीक। तो इतना तो क्लियर हो गया ये संख्याएं कैसे बनी, आप लोगों को बिल्कुल बताने की कोई आवश्यकता नहीं है, अच्छी प्रकार से क्लियर हो गया होगा। अब चलो हम चलते हैं काल्पनिक संख्याओं की ओर। तो देखो दोस्तों, काल्पनिक संख्याएं क्या होती हैं, ठीक है। वे संख्याएं कौन सी, वे संख्याएं जो कल्पना करके बनाई जाती हैं, ठीक है। वे संख्याएं जो कल्पना करके बनाई जाती हैं उन संख्याओं को हम बोलते हैं काल्पनिक संख्याएं, ठीक है। क्या बोलते हैं, काल्पनिक संख्याएं, यानी कि उनका कोई निश्चित वैल्यू, कोई निश्चित ठिकाना नहीं रहता है। किनका, काल्पनिक संख्याओं का कोई निश्चित वैल्यू नहीं रहता है, कोई निश्चित ठिकाना नहीं रहता है, उनको हम बोलते हैं काल्पनिक संख्याएं। यानी कि काल्पनिक संख्याएं वे होती हैं जो कल्पना करके बनाई जाती हैं, उनको बोलते हैं काल्पनिक संख्याएं, ठीक है ना। जैसे माइनस में √2 हुआ, ठीक, माइनस में √8 हुआ, ठीक। इसी प्रकार से -√15 हुआ। तो क्या ये संख्याएं ठीक संख्याएं हैं? नहीं, ये ठीक नहीं है, ये तो केवल कल्पना करके बनाई गई। इनका कोई निश्चित वैल्यू निकल रहा है क्या, निश्चित वैल्यू नहीं निकलेगा, ठीक है ना। इसलिए इनको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इनको हम बोलेंगे काल्पनिक संख्याएं, ठीक। तो यहाँ पे हम परिभाषा के रूप में इस प्रकार से लिख देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोगों ने काल्पनिक संख्याओं की परिभाषा को इस प्रकार से दर्शाया है कि वे संख्याएं जो केवल कल्पना करके बनाई जाती हैं उनको हम बोलते हैं काल्पनिक संख्याएं। जैसे यहाँ पे है √-2, √-8, √-15 यानी कि 15, ठीक है ना। इस प्रकार की जो संख्याएं होती हैं वे केवल कल्पना करके बनाई जाती हैं, ठीक है ना। इसको बोलते हैं काल्पनिक संख्याएं। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, अब हमारी अगली संख्याएं क्या मिलती हैं उनको देखते हैं, ठीक है ना। तो हम लोगों ने क्या तक क्लियर किया, हम लोगों ने यहाँ तक पूरी संख्याओं को क्लियर किया, हम लोग काल्पनिक संख्याओं तक भी पहुंच गए, ठीक। काल्पनिक संख्या भी क्लियर हो गई। अब देखो क्या करते हैं दोस्तों, जो वास्तविक संख्याएं हैं, ठीक है ना, जो ठीक जो रियल नंबर होते हैं, ठीक है ना, जो अच्छी प्रकार से बनाई जाती है उनको, और जो काल्पनिक संख्याएं होती हैं जो कल्पना करके बनाई जाती हैं, ठीक है ना, जो वास्तविक संख्याएं होती हैं उनको, और जो काल्पनिक संख्याएं जो कल्पना करके बनाई जाती हैं, जब उन दोनों संख्याओं को हम एक साथ मिला देते हैं तब हमारी पूरी तैयार हो जाती है संख्या पद्धति। क्या तैयार होती है, तब हमारी संख्या पद्धति तैयार हो जाती है। तो संख्या पद्धति की परिभाषा क्या होती है कि वे संख्याएं
जो वास्तविक संख्याएं जो होती हैं उनके मेल से और जो काल्पनिक संख्याएं होती हैं उनके मेल से जो बनती हैं उनको हम बोलते हैं काल्पनिक संख्या पद्धति। ठीक है ना। तो इस तरह से दोस्तों हमारा पूरा स्ट्रक्चर संख्या पद्धति का तैयार हो जाता है। चलो इसकी परिभाषा को लिख देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमने संख्या पद्धति की परिभाषा को इस प्रकार से लिख दिया है। हमने यहाँ पे लिखा है कि वे संख्याएं जो वास्तविक संख्याओं और काल्पनिक संख्याओं के मेल से बनती हैं उनको हम बोलते हैं संख्या पद्धति। जैसे √-2 -3/4 -20/30 पाई √3 √7 इस प्रकार से है। तो दोस्तों इस प्रकार से हम लोगों ने अपनी संख्या पद्धति को प्राप्त कर लिया। हमने क्या किया, हमने यहाँ पे पूरी संख्याओं के मेल से संख्या पद्धति को कंप्लीट कर लिया। ठीक है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे जो भी संख्या एक दूसरे के मेल से बनी है आप लोगों ने बिल्कुल अच्छी प्रकार से समझ लिया। उसको समझाने के लिए आप लोग अच्छी प्रकार से जान ही गए हो। ठीक है ना। तो देखो संख्या पद्धति यहाँ पे वास्तविक संख्याओं और काल्पनिक संख्याओं के मेल से बन गई। आप लोगों ने ऑब्वियसली अच्छी बात से देख लिया। ठीक, तो हमने क्या बताया दोस्तों, तो हम लोगों ने क्या जाना, हम लोगों ने ये जाना कि दोस्तों संख्या पद्धति किस प्रकार से बनती है। आज हम लोगों ने अच्छी प्रकार से उसको क्लियर कर लिया। ठीक है, हमें उम्मीद है कि आप लोगों को बिल्कुल अच्छी प्रकार से अपनी संख्या पद्धति क्लियर हो गई होगी, जो कि आप लोगों ने क्लास 9th में पढ़ा था। ठीक है ना। और यहाँ पे आपका जो चैप्टर है वास्तविक संख्याओं का, अब वो क्लियर हो जाएगा। दोस्तों आप लोग बिल्कुल अच्छी प्रकार से इसको अपने नोटबुक के अंदर नोट डाउन कर लीजिए और इसको स्क्रीनशॉट लीजिए और बिल्कुल अच्छी प्रकार से इसको क्लियर कर लीजिए, ताकि जब हम लोग अपने अगले लेक्चर की ओर आगे बढ़ें, ठीक है ना, जो कि हमारा है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का और यूक्लिड विभाजन जो एल्गोरिथम है, जब वो उन चैप्टर की ओर आगे बढ़े तो हमारा बेस पहले से क्लियर है, तो हम लोग अच्छे प्रकार से उनको कंप्लीट करते चलें। ठीक है ना। तो हमें उम्मीद है कि आप सभी को ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा और आप लोग बहुत ही अच्छे प्रकार से इसको सीख पाए होंगे। ठीक है ना। तो दोस्तों आज की वीडियो यही तक रखना चाहेंगे। आज का वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और वीडियो पसंद आए वीडियो को प्लीज जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार।